हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी शिक्षा क्लासेस। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फॉर्म्स क्या होता है, उसे हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक इंटीग्रेशन हमारे पास जो लिखा हुआ है उसके टर्म्स को हम क्या कहते हैं। जैसे ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। ये जो एक्स है यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा वेरिएबल है। और किसका वेरिएबल है, इंटीग्रेशन का, जिस पे इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब कौन से वेरिएबल पे होने वाला है। उसके बाद ये वो जो साइन है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो उतना नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है बट याद रख सकते हैं हम। इसे हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रल बोलते हैं। अब ये दो चीज़ लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक ए है और एक बी है। तो इस ए बी को क्या बोलते हैं, ए जो होता है हमारा कहाँ पे है, नीचे है, इसे बोलेंगे लोअर लिमिट। ये बी कहाँ है, ऊपर है, तो इसे हम क्या बोलने वाले हैं, अपर लिमिट बोलने वाले हैं। अब आप ये इंटीग्रेशन के बेसिक साइंस से या इनके डिनोशन से कंफर्टेबल हो गए हो, तो अब हम फॉर्म्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक फॉर्म जो आता है हमारा इंटीग्रेशन में, वो कौन सा आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड डी एक्स, जहाँ पे एक्स हमारा कोई भी वेरिएबल है और यहाँ पे एन क्या है, मेरा एक कांस्टेंट है। तो ऐसे फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी रिजल्ट क्या आती है, तो हमें याद रखना ये बेसिक है। इसका रिजल्ट क्या आने वाला है हमारे पास, जब भी एक्स एंड डी एक्स रहेगा, तो ये एन है तो यहाँ पर एक्स लिखिए, एन प्लस वन कर देना है हमें, अपॉन में एन प्लस वन करना है, और एक प्लस का क्या लगाना है, हमें सी लगाना है। सी क्या करता है, सी रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉन्स्टेंट को। इट मीन्स कॉन्स्टेंट ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। अब हम देखने वाले हैं कि हम ये सी ही क्यों ले रहे हैं। तो मान के चलिए कि हमारे पास कोई एक फंक्शन इनिशियली दिया हुआ था y इक्वल टू 4x प्लस 5 था। ठीक है, ये हमारा एक ओरिजिनल फंक्शन था। हमने क्या किया, इसे डिफ्रेंशिएट किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर मेरा क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 4x प्लस 5 अपॉन डी एक्स। इट मीन्स dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी 4x अपॉन डी एक्स, क्योंकि प्लस या माइनस पे फंक्शन कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं डिफरेंशिएशन में, प्लस का डी 5 अपॉन डी एक्स। तो हमें पता है कि कांस्टेंट जो होता है वो कहाँ आता है, साइन से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब 4 डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस का 5 डी एक्स 0 अपॉन डी एक्स। तो इट मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4 प्लस का 0, इसका मतलब 4। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारा जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है हमें, वो वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा आया वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब हम ट्राई करते हैं इंटीग्रेशन से ओरिजिनल फंक्शन को लाने का। ये जो हमारा फंक्शन आया है, ये फंक्शन मेरा कौन सा है, डिफ्रेंशिएटेड फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन हमें हेल्प करता है कि अगर हमारे पास ये गिवन हो तो हम ओरिजिनल फंक्शन निकाल सकते हैं जिसको डिफ्रेंशिएट किया गया हो। तो इसके लिए हम क्या करने वाले, इसके लिए हम इस डी एक्स को उठा के इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई इक्वल टू 4 डी एक्स। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू उनके रिलेटेड फंक्शन जो भी रहेंगे, मतलब वेरिएबल जो भी हैं। तो इधर पे क्या आ जाएगा, 4 dx आ जाएगा। इट मीन्स इधर पे मेरा बच गया dy और इधर पे आ गया 4 dx। अब ये 4 कांस्टेंट है तो ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आ रहा है dy का क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिख सकते हैं तो y की पावर 0 dy लिख सकते हैं। सिमिलरली 4 बाहर आ जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 dx लिख सकते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले फॉर्म पढ़ा था, वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि अगर हमारा इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन कर देना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही काम करते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, वाई 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन इज इक्वल टू 4 एक्स 0 प्लस वन अपॉन में 0 प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, ये जो 1 है वो पावर में ऐड हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमने देखा यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा आ रहा है y बाई 1 इज इक्वल टू 4x बाई 1, इसका मतलब y इक्वल टू 4x आ रहा है। हमने जब इंटीग्रेट किया तो हमें एक वैल्यू हमारा मिसिंग चला गया। वो मिसिंग वैल्यू क्या था, ये 5। यहाँ पे ये 4x था, हमें यहाँ भी 4x देखने को मिल रहा है, बट कौन सा वैल्यू मिसिंग चला गया, ये 5।
तो हमें नहीं पता चल रहा है यहाँ पर कि कांस्टेंट कौन सा था, 4 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 6 भी हो सकता। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई सा भी फंक्शन हम लेते y = 4x + 9 भी लेते तो उससे भी डिफ्रेंशिएट करने पे हमारा आंसर क्या आता, 4 ही आता। इसका मतलब किसी भी यहाँ पे कांस्टेंट के लिए, इसका मतलब y = 4x + n, यानी कि ये किसी भी कांस्टेंट के लिए इसका जो डिफ्रेंशिएशन आने वाला था मेरे पास वो कितना आता, 4 ही आता। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं ताकि हमें एक फंक्शन मिल पाए, ओरिजिनल फंक्शन जो हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक फॉर्म हमारा ये था। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, अगर x⁴ 4 dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सेम कुछ नहीं करना, ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा कौन से फॉर्म का क्वेश्चन है, x⁴n के फॉर्म का है। तो उसमें क्या सीखा था हमने, अगर x⁴n है तो क्या कर दो, xn+1 अपॉन में n+1 और एक c लगा देंगे क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x 4+1 अपॉन 4+1 प्लस क्या आ जाएगा c। तो हमारा जो फाइनल आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, x 5/5 प्लस का c। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में कुछ भी एडेड हो, मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 7x7 प्लस का 4x², अब इनको कंबाइंड इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस पे याद रखना है, जो साइन ऑफ इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस या माइनस है तो साइन ऑफ इंटीग्रल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाले हैं, प्रोडक्ट या फिर कोसेंट रूल पे क्या होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाले। इसका मतलब कि जब मेरे पास ऐसा लिखा हुआ रहेगा 7x.4x² dx, तो यहाँ पे हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना साइन ऑफ इंटीग्रल को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है। ठीक है, मल्टीप्लाई कह सकते हैं हम इसे, या फिर हमसे क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं। यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है, तो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वो। तो ये आ जाएगा मेरा 7x⁴ dx प्लस 4x² dx। अब ये 7 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बच गया x7 dx प्लस 4 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा x² dx। तो 7 अगेन ये xn के फॉर्म का है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7+1 अपॉन 7+1 और एक c आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 4 ये भी उसी फॉर्म का है तो 2+1 अपॉन 2+1 प्लस का क्या आ जाएगा, c। इसका मतलब मेरा आंसर बन रहा है 7 × x⁸ 8/8 प्लस का c, इसको c1 मान लेते हैं, इसको c2 मान लेते हैं, प्लस 4x3/3 प्लस c2। अब आगे अगर हम देखते हैं तो अगर हम किसी भी दो कांस्टेंट को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट ही मिलेगा, है ना। जैसे कि अगर हम 4 + 2 करते हैं, 4 भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। अगर ये c1 इसका नाम है, इसका नाम c2 है, तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं, c बोल सकते हैं। इसका मतलब c1 + c2 करके मुझे क्या मिल रहा है, c मिल रहा है। तो हम अपने आंसर को फाइनलाइज क्या कर सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं हम 7x⁸ 8/8 प्लस 4x3/3 प्लस का c। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आया है वो मेरा फाइनल आंसर था ऊपर वाले क्वेश्चन का। अब हम कुछ बुक के क्वेश्चन करते हैं या फिर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं जो इस वाले फॉर्म पे बेस्ड होंगे। जैसे कि जो हमें नहीं दिखता हो, जैसे √x का क्वेश्चन है, यह हमें डायरेक्टली नहीं दिखता कि ये किस फॉर्म का है, बट अगर आप इसको देखोगे ढंग से तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, x⁴1/2 dx। ये अगेन क्या हो गया मेरा, इसको हम n लिख सकते हैं, यानी कि कौन से फॉर्म का क्वेश्चन बन जा रहा है मेरा, x⁴n dx का। और हमें पता है कि इसकी जो हम इवेल्यूएट करते हैं वैल्यू वो क्या आता है, xn+1/n+1 प्लस का c आता है। तो यहीं से अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर हम देखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, x 1/2 प्लस का 1 1/2 प्लस का 1 प्लस का क्या आ रहा है, c आ रहा है। इसका मतलब आंसर हो गया मेरा x 3/2/3/2 प्लस c। अब हमें पता होता है कि अगर आपको एक फॉर्म पता हो कि a/, अगर b/c है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ac/b। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। ये वाला जो हमारा 2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो आंसर क्या बन जाएगा, 2x 3/2/3 प्लस का c। इसका मतलब रूट हमारा ऐसा फॉर्म है जो डायरेक्टली नहीं दिखता है हमें कि किस फॉर्म पे बेस्ड है। इसका मतलब √x का क्वेश्चन जो भी होगा वो भी किस पे बेस्ड होगा, हमारा x⁴n के फॉर्म पे बेस्ड होगा, और उसकी भी इवेल्युएट हम इसी तरीके से करने वाले हैं। अब हम देखेंगे एक और फॉर्म जो थोड़ा सा अलग दिखता है। इसका मतलब अगर हमारे पास
1/x² लिखा हुआ हो dx, ठीक है। हमारे पास एक और लिमिटेशन क्या है, अगर xn dx है तो इसका देखो फॉर्म क्या होता है, n+1/n+1 प्लस ये तभी वैलिड होगा जब तक n+1 की वैल्यू क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। अगर किसी पॉइंट पे n+1 = 0 आ रहा मतलब तो वो इस केस में वैलिड नहीं होगा। और उसका सिंपल सा केस किसका बनता है, 1/x dx का। जब इससे आप वापस लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं, x-1 dx। अगर हम इसी फॉर्मूला से करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x-1 + 1 -1 + 1, इसका मतलब x 0/0 बन जा रहा है। इट मीन्स हमारा जो ये n+1 वाला केस था वो रिजल्ट हमें 0 दे रहा है, इसलिए हम इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म से नहीं कर सकते हैं। ये हमारा अनदर फॉर्म है जिसमें कि log आ जाएगा। तो अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं स्टिक। हमारे पास क्या है, 1/x² है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे रेसिप्रोकल करके, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, x-2 dx हो जाएगा। अगेन ये मेरा क्या है, n आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, x-2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस का c। इसका मतलब x-1 अपॉन -1 प्लस का c। तो आंसर मेरा क्या बन रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे उसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसका मतलब एट द लास्ट आप क्या याद रख सकते हो, आपको ये याद रखना है कि अगर हमारे पास x⁴n dx हो और n की वैल्यू अगर -1 नहीं हो रही है तो डायरेक्टली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, xn+1 अपॉन n+1 प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन जो इस पर डील करता हो उसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी से एक और फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या है, अगर फॉर्मूले में ऐसा लिख दे कि ax + b⁴ dx। इसका मतलब अब जो हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन फंक्शन किसका आ गया है, पॉलिनोमियल का आ गया, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमें ध्यान देना है x के बगल में कोफिशिएंट का है इसका, ये a है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस a से डिवाइड करना है, हमें वापस से वही पॉलिनोमियल लिख देना है, जो भी इसकी पावर रहेगी उसमें हमें एक 1 ऐड कर देना है और इसे डिवाइड भी कर देना है उसी चीज़ से, और एक c ऐड कर देना है एज अ कांस्टेंट। तो हमारा जो फाइनल आंसर बन गया वो क्या बन जाएगा, हमारा 1/a ax + b⁴8 अपॉन 8 प्लस का c बन गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट। अब इस वाले फॉर्म पे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 7x + 4 ⁴ 9 dx। इसका आंसर डायरेक्ट बताना है। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, क्या है, यहाँ पे 7 है, सबसे पहले 1/7 लिख दिया हमने, ये पूरे फंक्शन को लिख देना है, तो हमने लिख दिया 7x + 4। हमें इस पावर में क्या करना है, 1 ऐड करना है और इसे डिवाइड भी करना है सेम चीज़ से, और प्लस में क्या लगाना है, c लगाना है। इसका मतलब मेरा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 1/7 7x + 4 अपॉन 10 प्लस का c। इसका मतलब आंसर क्या बन गया, 7x + 4 अपॉन 70 प्लस का c बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और चीज़ सीखते हैं। हाँ, हमारे लिए एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई फंक्शन दिया हुआ है y = इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट डायरेक्टली आता है कि y = ax हो जाता है, ठीक है। बट ये आता कैसे है, पहले हम वो सीखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ log लगा देंगे, ठीक है। इसमें हम दोनों तरफ क्या करते हैं, log लगा लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, log y = log e⁴x log e, ठीक है। अब आपको पता है कि जो भी पावर होता है वो कहाँ आता है, log के आगे आ जाता है। इसका मतलब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है log का कि अगर log की पावर mn मतलब log m की पावर n हो तो n कहाँ आ जाएगा, बाहर, और ये क्या हो जाएगा, मेरा n log m हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, log y = x log e डॉट log e। अब हमें पता है कि log e की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और कैसे होती है पता है होना चाहिए कि अगर हमारे पास log इस तरीके से, तो हम क्या लिख सकते हैं, log b/log a लिख सकते हैं। और हमें पता है कि log e मतलब यहाँ पे भी e होती है, तो क्या हो जाएगा, ये log e अपॉन
log e और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ पे हम इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ गया log y इक्वल टू x log e a इंटू का 1। इसका मतलब log y इक्वल टू x log e a। अब इसी का रिवर्स अगर हम कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log y इक्वल टू log e a की पावर x। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर कंपेयर हम दोनों तरफ करें तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास ax आ गया। तो ये वाला रिज़ल्ट हमें याद रखना है। रिज़ल्ट को याद क्यों रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इस पर डील करने वाले हैं। इसका मतलब हमें ऐसे याद रखना है कि अगर कभी भी y इक्वल टू ई की पावर x log a टू द बेस e आए और तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा y इक्वल टू a की पावर x हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ e 7 log e x। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि इसको सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इंटीग्रेट करना है। तो इस वाले फंक्शन को देख के मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन टफ है, बट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इस वाले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो हमें पता होता है कि ये पूरा कुछ नहीं है, x की पावर क्या है 7 dx है। जैसे ही हमने ये चीज़ लिख दिया, इसका आंसर हमें पता है कि अगर xn के फॉर्म का है तो ये क्या हो जाएगा x 7 + 1 अपॉन 7 + 1 प्लस का c। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा x 8/8 प्लस का c। तो अब हम कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हमने जो फॉर्म पढ़ लिया उसके बेस पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने लिया है ये वाला। तो हमें एक प्रॉपर्टी याद रखना है कि अगर m हो, यहाँ पे मेरा कुछ भी एक वेरिएबल दिया हो a, फिर log हो, इसकी बेस m हो और यहाँ पे x हो, तो इसका डायरेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x की पावर a, यानी कि ये वाला पे पावर मुझे ये चढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सीधा देखो यहाँ पे e है तो यहाँ भी e है, e है तो e है, तो सीधा क्या हो जाएगा x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 dx। हमने इससे डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अगर हम और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ से दिख रहा है हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x की पावर 5 हम कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा x माइनस 1, नीचे से हम कॉमन ले सकते हैं x की पावर 3, तो यहाँ भी बच जाएगा x माइनस 1 dx। अब ये वाला और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो गया। तो मेरे पास जो बच रहा है वो बच रहा वैल्यू कितना x5/x3 dx, और इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बच जाएगा x²। इसका मतलब एट द एंड मेरे पास आ गया x² dx, जो कि किसके फॉर्म का है x की पावर n फॉर्म का है, और उसका आंसर क्या होता है xn+1/n+1 और प्लस में एक c कर देंगे हम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x3/3 प्लस का c। तो ईजिली हो जाता है अगर हमें ये वाला टर्म पता होता, तो कि अगर यहाँ पे भी सेम वैल्यू हो और उसका बेस भी सेम हो तो इसका एक्सपोनेंट पे क्या हो जाएगा उसका पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उसी प्रॉपर्टी बेस्ड है। यहाँ पे हमारा क्या है a है, यहाँ भी हमारा क्या है a है, तो इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, इसको हम सीधा लिख पाएंगे सीधा x की पावर 3 dx। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा x4/4 प्लस का c। ठीक है, तो रूल ऐसे याद रखना है कि अगर यहाँ पे भी m हो, इसका बेस भी m हो, तो सीधा x की पावर क्या कर देना है हमें a कर देना है। अगला क्वेश्चन हमने लिया है ये, तो इसको सॉल्व हम कैसे करने वाले हैं। अगेन हमें दिख रहा है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये एक हमारा क्या है नॉर्मल सा एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि प्लस या माइनस पे क्या होता है इंटीग्रल का साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक बारी। तो हमारे पास आ गया 7x + 4 की पावर 7 dx प्लस का आ जाएगा 4x² dx। हमें पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, x के बगल में कोफिशिएंट क्या है 7 है, तो 1/7 7x + 4 की पावर 7 + 1 अपॉन 7 + 1 प्लस का यहाँ से 4 हमारा एक कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, तो x² dx हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या बन रहा है 1/7 7x + 4 की पावर 8/8 प्लस 4,
यहाँ से डायरेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा x³/3 और एक लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस का हमारा c। मीन्स फाइनल आंसर जो हमारा बन रहा है वो फाइनल आंसर क्या बन रहा, 7x + 4⁵ प्लस 4x³/3 प्लस का c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे आने से पहले कुछ फॉर्म्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो हमें पता होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसमें क्या है हमारे पास 1/ax + b। इसका मतलब हमारे पास जो गिवन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, बट वो किस में है, डेनोमिनेटर में है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/a लगा देंगे। जब भी इसका केस आएगा डेनोमिनेटर का तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक लॉग लगेगा और मॉड में हम सेम उसी फंक्शन को लिख देंगे, यानी कि सीधा मेरा क्या हो जाएगा log ax + b हो जाएगा। इस पे अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन आता है 1/4x + 5bx, तो ये सेम फॉर्म का है। तो हमें क्या करना है, x के बगल में 4 है तो इस वाले 4 को बाहर लिख देंगे, तो 1/4। फिर हमें log लिखना है, इस पूरे फंक्शन लिखना है, इसका मतलब 4x + 5 प्लस का c। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे। सेकंड हमारा किसका है, एक्सपोनेंट से मतलब एक्सपोनेंशियल का है। तो यहाँ पे क्या है e⁴ax + b है। तो हमें ध्यान देना है x के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे अगेन x का कोफिशिएंट क्या है a, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/a। वापस हम वही फंक्शन को लिख देंगे यानी कि e⁴ax + b को। इसका अगर कोई क्वेश्चन हम ले रैंडम तो क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं e⁴x + 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1/4 e⁴x + 5 प्लस का c। थर्ड हमारा क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं a⁵bx + c है। तो वही फिर से x का कोफिशिएंट क्या है b, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/b और वापस हम क्या लिखेंगे a⁵bx + c, और जो भी हमारा a रहेगा उसके साथ हमें log को लगा देना है, इसका मतलब log a प्लस का c हो जाएगा। अगले फॉर्मूला पे अगर हम मूव ऑन करें तो ये फॉर्मूला मेरा किससे डील करता है, साइन से। कि अगर मेरे पास साइन हो तो याद करो एक बारी जब हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे वहाँ पे हमारे पास क्या था, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता था और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो देखो आप जब हम साइन एक्स का करते थे डिफ्रेंशिएशन तो क्या आता था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन एक्स। तो वैसे ही जब हम कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते तो मेरे पास क्या आता था माइनस का साइन एक्स। तो इस माइनस को मैं क्या कर सकता हूँ, इधर भी ला सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे जब हमने किया तो माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ गया साइन एक्स। यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है माइनस का कॉस एक्स मिलता है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ये याद करने के लिए मैंने बता दिया ट्रिक। अब देखो यहाँ पे क्या है साइन ax + b है, तो हमें अगेन देखना है x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a है तो 1/a वहाँ से आया, ये वाला माइनस का साइन यहाँ से कंटेन हो रहा है और वापस से क्या आ गया cos ax + b आ गया और एक c ऐड कर देंगे फॉर कांस्टेंट। सिमिलरली cos के लिए होगा, cos किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आता है तो साइन को डिफ्रेंशिएट करने पे आता है, तो सीधा क्या लिख देंगे साइन ax + b और x का कोफिशिएंट यहाँ पर a है इसलिए a से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली सेक स्क्वायर, तो किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर आता है। हमें पता होता है कि tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा tan ax + b आएगा। अगेन x का कोफिशिएंट क्या है a है तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे a से डिवाइड कर देंगे। अगर हमारा x का कोफिशिएंट a भी होता तो हम किससे डिवाइड कर रहे होते a b से डिवाइड कर रहे होते। ठीक है, अब फिर देखना है हमें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है cosec स्क्वायर ax + b है। तो इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर मेजॉरिटी में जो भी फंक्शन जिसकी स्टार्टिंग c से होती है ना उसमें क्या आता है माइनस आता ही आता है। ठीक है, तो जैसे ये आया cosec स्क्वायर, तो इसमें क्या हो रहा है एक माइनस होल्ड हो रहा है। ये हर जगह रूल फॉलो नहीं होगा बट आप याद रख सकते हो मेजॉरिटी में ये चीज़ फॉलो होती है। ठीक है, तो cosec स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, जब हम cot स्क्वायर एक्स को करते हैं यानी सॉरी cot एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या आता है माइनस का cosec स्क्वायर एक्स आता है। ठीक है, जैसे कि tan एक्स का क्या रहा था sec स्क्वायर एक्स आ रहा था, वैसे ही cot एक्स का क्या होता है माइनस का cosec स्क्वायर एक्स। तो cosec स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का cot ax + b और x का हमारा क्या है कोफिशिएंट a है तो हम इसलिए इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं a से डिवाइड कर दे रहे हैं। अब हमें याद है कि अगर हम sec x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, sec x को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है sec x tan x आता है। ठीक है,
कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो वही चीज़ यहाँ फॉलो हो रही है। अगर सेक एक्स है हमारे पास तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक ए एक्स प्लस बी, टेन एक्स प्लस बी है तो इसका आंसर हो जाएगा सेक ए एक्स प्लस बी, और वहाँ से 1/a आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है मेरा, ए है। सिमिलरली यहाँ पर कॉसेक आ रहा, कॉट आ रहा, तो अगर हम एक माइनस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें तो ये माइनस अंदर भी चला जाएगा, अंदर जाएगा तो डायरेक्टली मेरा वैल्यू आता है किसका, कॉसेक थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, या फिर थीटा में अगर हम ले रहे हैं तो माइनस का कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए एक्स प्लस बी और माइनस का 1/a। सिमिलरली अगर यहाँ पे tan ए एक्स प्लस बी है तो tan का क्या होगा, माइनस का 1/a करना है हमें, लॉग लगाना है और cos ए एक्स प्लस बी देना है। अब हम सीखेंगे कि इन सारे फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया है वो हमारा क्या है, सेक स्क्वायर 9 माइनस का 4x dx। तो क्या बोला था मैंने, सेक स्क्वायर। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर। हमें पता है किसका डिफ्रेंसिएशन, मतलब किसका dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो हमें पता है कि वो फंक्शन कौन सा है मेरा, tan x है, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि tan आने वाला है। ऊपर से हमें क्या देखना है कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, तो -4 है, तो 1/-4 करना है मुझे, tan लिखना है, जो भी फंक्शन अंदर दिया होता है उसको लिख देना है, 9 माइनस का 4x प्लस का c कर देना है। इसका मतलब क्या हो गया फाइनल आंसर, माइनस का 1/4 tan 9 माइनस का 4x प्लस का c, और इसके साथ हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन इसका हो गया। तो घर पे ट्राई करने के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हो हमारे पास, सेक स्क्वायर 5 माइनस का 7x dx, इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमारे पास क्या है, 7 की पावर 5x प्लस 4। तो इसको कैसे पहचानते हैं हम, हमारे पास ये जो दे रखा है ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है मेरा एक फंक्शन है, यानी कि वेरिएबल है। तो ये कुछ इस फॉर्म का दिख रहा है ax फॉर्म का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ax बाई लॉग ए प्लस का c। यही सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो आप, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5 है, तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे हम, 5 से डिवाइड कर देंगे। फिर हमें क्या लिखना है, ax यानी कि 7 की पावर 5x प्लस 4। नीचे क्या आएगा, log a हम किसे बोलते हैं, इस 7 को बोलते हैं जो कि कांस्टेंट है हमारा, तो log 7 प्लस का c आ गया। इसका मतलब फाइनल आंसर मेरा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल का है, जहाँ पे e की पावर क्या है 9x प्लस 5 है। अगेन x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 9 है, तो इसको किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। e लिखना है, जो भी फंक्शन था ऊपर उससे वैसा ही लिख देना है हमें, प्लस में क्या लगा देना है, c लगा देना है। ये हिस्सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए अगर कोई क्वेश्चन लिखना है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, इसको कर सकते हो आप सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पे अगर हम देख सकते हैं 2 या 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि उसको हम सिंप्लीफाई करें, क्योंकि सिंप्लीफाई करने पे क्या होता है, हमें क्लियर कट आइडिया लग जाता है कि इसका फॉर्म कौन सा है। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे x की पावर 1 है, यहाँ पर दिख रहा है x की पावर 1/2 है। तो मैं इसको अगर ओपन करूँ तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। सो दिस विल बी x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2 प्लस 1 dx आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब x की पावर 1/2 dx माइनस x की पावर 3/2 dx। क्यों, क्योंकि माइनस पे इंटीग्रल साइन क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा, x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 एंड 3/2 प्लस 1, एक प्लस का c आ जाएगा कांस्टेंट के लिए। तो कितना आ गया, x की पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस x 5/2 एंड 5/2 प्लस का c। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है कि ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 2x 3/2/3 माइनस 2x 5/2/5 प्लस का c। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इसको ट्राई करना है। क्वेश्चन है हमारा x 7 + 4
इंटू एक्स 5/2 बाई रूट एक्स, ठीक है, dx। इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है अगेन, अगर हमारे पास u/v के फॉर्म में अगर वेरिएबल्स दिए हुए हों तो हमारा मेन मोड होना चाहिए कि इनको डिवाइड करके सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लें इंटीग्रेशन में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x³/x² प्लस 5x² प्लस 4x/x² प्लस 1/x² dx। अब हमने एक और चीज़ सीखा है कि प्लस या माइनस पे इंटीग्रल साइन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो। तो ये मेरा कट के कितना हो जा रहा है, x हो जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है 5, ये 4/x, और ये कितना हो जा रहा है मेरा x⁻²⁻2 dx। अब हमें एक फॉर्मूला जो पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला क्या है हमारा, कि अगर 1/x dx है तो ये होता है हमारा log x + c। इसमें हम यूज करेंगे ये चीज़। तो इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx प्लस 4/x dx प्लस x-2 dx। यहाँ से आ जाएगा x² प्लस का 5x प्लस में 4 बाहर आ जाएगा, 1/x से क्या हो जाएगा log x। सिमिलरली x-2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -1 प्लस का c। इट मीन्स फाइनल आंसर क्या हो रहा है, x² प्लस 5x प्लस 4 log x माइनस का 1/x प्लस का c। इट मीन्स हमने जब इसको सॉल्व किया तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है फाइनल क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, tan² x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड cot² x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें 2 क्लास 10th की आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, जो कि क्या था पहला, कि 1 + tan² x इक्वल टू क्या होता है sec² x। इसी का 2 फॉर्म पता होना चाहिए हमें। क्या पता होना चाहिए कि अगर sec² x -1 करे तो ये क्या आता है हमारा tan² x आता है। और दूसरा क्या पता होना चाहिए मुझे, वही सेम चीज़ कि अगर हम sec² x माइनस tan² x करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। सिमिलरली फॉर 1 + cot² x, ये क्या होता है हमारा cosec² x। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि cosec² x -1 इक्वल टू cot² x। एंड दूसरा चीज़ क्या लिख सकते हैं कि cosec² x माइनस cot² x की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अगर हमें ये 2 और वो 2 और इनके रिगार्डिंग एक पता है तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं हम। हमारे पास दिया हुआ था tan² x dx, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है तो इसे हम चेंज कर सकते हैं sec² x -1 dx में। अब हमें पता है कि माइनस पे ये इंटीग्रल साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये आ गया sec² x dx माइनस का dx। sec² x किसका था, tan x का था, तो यहाँ से हम लिख देंगे tan x और माइनस dx से क्या हो जाएगा x + c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर किसका, tan² x dx का। सिमिलरली अगर हम cot² x dx लिखें तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे cosec² x -1 dx। फिर से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या आ गया मेरा cosec² x dx माइनस का dx। cosec² x का क्या बताया था मैंने, माइनस का cot x, तो माइनस का cot x माइनस का x प्लस का c। ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर प्रॉपर्टीज हमें पता है तो डायरेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं बाय चेंजिंग द वेरिएबल वैल्यू या फिर सिंप्लीफाई करके हम, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन अच्छा है tan और sec पे। तो यहाँ पे भी ओल्ड प्रॉपर्टी लगेगी, ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे sec x माइनस tan x से। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा tan x इंटू sec x माइनस tan x, और नीचे क्या बन जाएगा a + b इंटू a माइनस b कर देंगे तो हम आ जाएगा a² - b²। इसका मतलब sec² x माइनस का tan² x dx। अभी हमने पीछे पढ़ा था इसकी वैल्यू कितनी होती है 1,
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, sec x माइनस tan x इंटू tan x dx। अब इसको अगर हम ओपन कर दें ब्रैकेट को तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sec x tan x माइनस का tan स्क्वायर x dx। अगर हम यहाँ से माइनस साइन पे इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट करें तो मेरे पास आ जाएगा sec x tan x dx माइनस का tan स्क्वायर x dx। अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि sec x tan x हो तो ये किसका आंसर है, हमारा sec x का है। और tan स्क्वायर x पे क्या आता है हमें पता है, यही ओल्ड चीज़ जो हमने पीछे किया। तो जब हमने किया था यहाँ पे tan स्क्वायर x का, तो इसका आंसर क्या है, tan x माइनस एक्स प्लस सी। तो इसको यहाँ हम पुट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, tan x माइनस एक्स प्लस का सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसका आप ब्रैकेट ओपन भी कर दोगे तो आंसर मेरा ये बन जाएगा sec x माइनस tan x प्लस एक्स प्लस सी। तो यहीं पर हम अपने क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे एंड फॉर्म्स देखेंगे जिस पे हम इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी वाले क्लास से ये फ़ायदा हो सकता है आपको कि जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी के या फिर कहीं के भी टिल जितने फॉर्मूलास हमने करवाए हैं वो आपसे ईजिली हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।